नमस्कार विद्यार्थियों। गत व्याख्यान में हमने बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र में लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों के बारे में बताऊंगी। लोक कल्याणकारी राज्य, जैसा कि मैंने बताया था, जनता के कल्याण की व्यवस्थाएं करता है और जिसमें रहकर प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर पाता है। परंपरागत विचारधारा राज्य के कार्यों को दो वर्गों, अनिवार्य और ऐच्छिक, में विभाजित करने की रही है और यह माना जाता रहा है कि अनिवार्य कार्य तो राज्य के अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही किए जाने जरूरी हैं, किंतु ऐच्छिक कार्य राज्य की जनता के हित में होते हुए भी राज्य के द्वारा उनका पालन किया जाना तत्कालीन समय की विशेष परिस्थितियों और शासन के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के विकास के परिणाम स्वरूप अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों की यह सीमा रेखा समाप्त हो गई है और अब यह माना जाने लगा है कि परंपरागत रूप में ऐच्छिक कहे जाने वाले कार्य भी राज्य के लिए उतने ही आवश्यक है जितने कि अनिवार्य समझे जाने वाले कार्य। यदि हम लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों की बात करें तो बहुत सारे कार्य हैं और लोक कल्याणकारी राज्य का कार्यभार भी बहुत अधिक है। लेकिन यहाँ मैं आपको मुख्य कार्यों के बारे में बताना चाहूँगी। पहला मुख्य कार्य यदि हम लें राज्य का तो वो है आंतरिक सुव्यवस्था तथा विदेशी आक्रमण से रक्षा। एक राज्य जब तक विदेशी आक्रमणों से अपनी भूमि और सम्मान की रक्षा करने की क्षमता नहीं रखता और आंतरिक शांति तथा व्यवस्था स्थापित रखते हुए व्यक्तियों को जीवन की सुरक्षा का आश्वासन नहीं देता, उस समय तक वह राज्य कहलाने का ही अधिकारी नहीं है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए राज्य सेना और पुलिस रखता है, सरकारी कर्मचारी तथा न्याय की व्यवस्था करता है और इन कार्यों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए नागरिकों पर कर भी लगाता है। तो ये राज्य का महत्वपूर्ण कार्य है कि वो अपने राज्य की आंतरिक सुव्यवस्था बनाए रखे और बाहरी आक्रमण से रक्षा भी करे। दूसरा यदि हम कार्य लें तो वो कार्य है व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्य एवं व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था करना। जैसा कि हम सभी को पता है और ये माना जाता है, समाज में हम देखते भी हैं समय समय पर कि मनुष्य कितना स्वार्थी होता है। तो मानव के स्वार्थी होने और उनकी अलग अलग विचारशीलता होने के कारण उनके विचारों और कार्यों में भेद होता है और किन्हीं प्रतिबंधों के अभाव में विचारों और कार्यों का यह भेद संघर्ष का रूप भी ग्रहण कर लेता है। अतः राज्य के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए राज्य कानूनों का निर्माण करता है एवं पुलिस और न्यायालयों की सहायता से उन्हें कार्य रूप में परिणत भी करता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में व्यक्ति एवं राज्य के संबंधों को नियमित करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और ये कार्य राज्य के द्वारा ही किया जाता है। यह कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस कार्य को भलीभांति संपन्न करने पर ही व्यक्तियों की स्वतंत्रता एवं राज्य की सत्ता पर निर्भर करती है। कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास करना भी एक राज्य का महत्वपूर्ण कार्य होता है और लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्व एक ऐसे राज्य के द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं जो आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त संपन्न हो। इस प्रकार के राज्य द्वारा कृषि, उद्योग तथा व्यापार के नियमन एवं विकास का कार्य किया जाना चाहिए। इसमें मुद्रा निर्माण या प्रामाणिक माप और तौल की व्यवस्था, व्यवसायों का नियमन, कृषकों को राजकोष से सहायता देना, नहरों का निर्माण करना या बीज वितरण के लिए गोदाम खोलना और कृषि से संबंधित अनेक तरह के सुधार, ये सभी कार्य इसमें शामिल हैं। राज्य के द्वारा जंगल आदि प्राकृतिक साधनों और संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए और कृषि तथा उद्योगों के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।
तो जब हम बात करते हैं कृषि की, उद्योग या व्यापार की, तो ये सारे के सारे इनका नियमन करने का उत्तरदायित्व एक राज्य का होता है। आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्यों की यदि बात करें हम, तो लोक कल्याणकारी राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक सुरक्षा संबंधी भी होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें सम्मिलित है, जिसमें जैसे हम देख सकते हैं, सभी व्यक्तियों को रोजगार और अधिकतम समानता की स्थापना प्रमुख है। ऐसे सभी व्यक्तियों को जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं, राज्य के द्वारा उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार किसी न किसी प्रकार का कार्य अवश्य ही दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ है या राज्य जिन्हें कार्य नहीं प्रदान कर सका, उनके लिए राज्य द्वारा जीवन निर्वाह भत्ते की व्यवस्था की जानी चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा यद्यपि आय की पूर्ण समानता स्थापित नहीं की जा सकती, लेकिन जहां तक संभव हो व्यक्तियों की आय के न्यूनतम और अधिकतम स्तर में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। इस सीमा तक आय की समानता तो स्थापित की ही जानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने धन के आधार पर दूसरे का शोषण न कर सके। तो अमीरी और गरीबी के बीच खाई ज़्यादा ना हो, इस तरह की व्यवस्थाएं आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य करके एक राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। फिर है इसी संदर्भ में यदि हम आगे देखें तो वो है जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए, और यह न्यूनतम स्तर वर्तमान में केवल भोजन, वस्त्र और निवास ही नहीं है। इसके साथ हम शिक्षा और स्वास्थ्य, इनकी सामान्य सुविधाएं भी प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। ये न्यूनतम स्तर में भी सम्मिलित की जाती है। तो इसके साथ ही राज्य के द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर को उत्तरोत्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न एक राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए, और रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामान्य सुविधाएं प्रत्येक नागरिक के पास होनी चाहिए। फिर अगला कार्य राज्य का देखें तो वह है शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के लिए उन सभी सुविधाओं की व्यवस्था करना होता है जो उनके व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक और सहायक हैं। इस दृष्टि से शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा का विशेष उल्लेख किया जा सकता है, और इस प्रकार का राज्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करता है और एक निश्चित स्तर पर शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क किया जाता है। औद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था भी राज्य द्वारा की जाती है। इसी प्रकार चिकित्सा गृहों तथा प्रसव गृहों आदि की स्थापना की जाती है, जिसका उपयोग जनसाधारण निःशुल्क कर सकते हैं। और विद्यार्थियों, हम देख सकते हैं जैसे हम सभी गाँव के आसपास के रहने वाले हैं, तो प्रत्येक गांव में जो स्वास्थ्य संबंधी CHC, PHC है, इनकी व्यवस्थाएं राज्य सरकार के द्वारा हमारे यहाँ भी की गई है। भारत में भी जगह जगह पर शिक्षण संस्थाएं खोली गई हैं, और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी हमें प्रदान किया गया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं कानून के द्वारा जब किसी देश में की जाती है, तो निश्चित रूप से वहाँ का नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। फिर यदि हम ले अगला कार्य, तो वो है सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य। सार्वजनिक सुविधा का ध्यान भी राज्य के द्वारा रखा जाता है, और इसके लिए परिवहन, संचार साधन, रेडियो, सिंचाई के साधन, बैंक, विद्युत, कृषि के वैज्ञानिक साधनों आदि की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाती है। यद्यपि इन सुविधाओं के लिए राज्य द्वारा शुल्क प्राप्त किया जाता है, किंतु इन सुविधाओं का महत्व इस दृष्टि से है कि व्यक्ति अपने लिए इन साधनों की व्यवस्था नहीं कर सकता। साधन संपन्न राज्य ही ऐसा कर सकता है। इसके अतिरिक्त इन सुविधाओं के लिए राज्य के द्वारा केवल उचित शुल्क ही प्राप्त किया जाता है, और जो कुछ लाभ होता है वह सार्वजनिक कोष में जाता है, तथा इसका उपयोग भी स्वाभाविक रूप से अधिक सार्वजनिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। समाज सुधार की बात को लें तो कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य व्यक्तियों का न केवल आर्थिक वरन सामाजिक कल्याण करना भी होता है।
इस दृष्टि से राज्य के द्वारा मद्यपान, बाल विवाह, छुआछूत, जाति व्यवस्था आदि परंपरागत सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं और प्रत्येक राज्य के द्वारा ऐसे उपाय किए जाने चाहिए यदि वो प्रगति के मार्ग पर अपने को चलाना चाहता है। तो आमोद प्रमोद की सुविधाएं भी राज्य के द्वारा की जाती है। स्वस्थ मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सार्वजनिक उद्यानों, क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल कूद के मैदान, सार्वजनिक तरणताल यानी स्विमिंग पूल्स जिसे हम कहते हैं, सिनेमागृह, रंगमंच और रेडियो आदि का प्रबंध भी एक राज्य के द्वारा किया जाता है। नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था, राज्य के द्वारा अपने सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति, सम्मेलन और संगठन आदि की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए जिससे लोकतांत्रिक आदर्श को व्यावहारिक प्राप्ति संभव हो सके। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है, शासन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है जिससे लोकतांत्रिक आदर्श की व्यावहारिक प्राप्ति संभव हो सके। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्य भी लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा किए जाते हैं। लोक कल्याण का आदर्श किसी एक राज्य विशेष से नहीं वरन समस्त मानवता से संबंध रखता है। अतः एक लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत युद्ध का नहीं वरन अधिकाधिक राज्यों के साथ सद्भावना और सहयोग का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। अपने अस्तित्व और सीमाओं या सम्मान की रक्षा के लिए उनके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु राजनीतिक या आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के हेतु उसके द्वारा अन्य किसी राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो लोक कल्याणकारी राज्य के केवल कुछ कर्तव्य गिनाए गए हैं, किंतु लोक कल्याणकारी राज्य के समस्त कर्तव्यों की सूची तैयार करना भी संभव नहीं है। व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप कहाँ से प्रारंभ हो और कहाँ पर समाप्त हो जाए, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन स्थानीय तथा राष्ट्रीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के संदर्भ में यदि हम देखें तो लोक कल्याणकारी राज्य के न केवल उत्तरदायित्व है वरन कुछ कर्तव्य भी है। आज की जटिल परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति केवल अपने लिए या अपने प्रयास से ही जीवित नहीं रह सकता। समाज द्वारा जनहितकारी कार्यों को पूरा करना अच्छे जीवन की एक आवश्यकता बन गई है। अतः राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को वे समस्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जो उनके लिए सामूहिक कल्याण की वृद्धि करने वाली हो। धन्यवाद।